Hi, myself S प्रसाद, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट। दोस्तों, मैं आज आपके बीच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कैपिटल गेन टैक्स CGT के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ और इसके ऊपर मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, हर आदमी को जानना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में कभी ना कभी आपको कोई एसेट सेल करने पड़ते हैं और एसेट के सेल करने में आपको जब कैपिटल गेन होता है उस समय बहुत भारी भरकम आपको टैक्स चुकानी पड़ती है। सो ये जानकारी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं इस टॉपिक्स को बहुत महत्वपूर्ण समझकर आपके लिए बहुत ही ट्रांसपेरेंट जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को शुरू करने के पहले एक बार रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, परंतु एक बार और ये वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। कंप्लीट लाभ लेने के लिए शुरू से अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। हम इस टॉपिक्स में आज चर्चा करेंगे कैपिटल गेन क्या होता है, कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, शॉर्ट और एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉस क्या होता है, और इसके ऊपर टैक्स का परसेंटेज क्या होता है, टैक्स को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, कैपिटल लॉस को कैरी फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, कैपिटल गेन CG, व्हेन यू आर गोइंग टू सेल ए कैपिटल एसेट एंड you are incurring a gain on that asset by selling, that is called capital gain. Or similarly, when you are selling a capital asset and you are incurring a loss, it is called capital loss. हम एग्जाम्पल से थोड़ा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट समझ लें। You have purchased a landed property 5 years or 10 years ago, for example, for a price of 10 lakhs, and after 5 or 7 years or 10 years you have sold it for 20 lakhs, 22 lakhs, whatever. Here your purchasing price is to be 10 lakhs and selling price is 22 lakhs. So what is the gain? Rupees 22 lakhs minus 10 lakhs, the purchasing price, that equal to 12 lakhs. This is called your capital gain. And on that very amount you have to pay a big amount of tax. It is either 15%, 20% and even more. आप सब समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी टैक्स की राशि बनेगी। सो ये कितना महत्वपूर्ण है। अब मैं चर्चा करूं कि कैपिटल गेन कितने प्रकार का होता है। कैपिटल गेन 2 प्रकार का होता है, कैपिटल लॉस 2 प्रकार का होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। उसी प्रकार से लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। लॉन्ग टर्म कैपिटल एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की डिफिनीशन है, व्हेन यू आर सेलिंग ए एसेट आफ्टर कीपिंग विथ यू less than 1 year and then you are selling, it is called short term capital gain. And if you are selling after 1 year and if there is any gain, it is called long term capital gain. अब इस पर मैं बताना चाहूँगा कि एसेट बहुत प्रकार के होते हैं। What are the asset which counted for this calculation of capital gain, long term capital gain and short term capital gain? सभी प्रकार के एसेट को हम इस श्रेणी में नहीं लेते हैं। फर्ज करें कोई व्यक्ति 40 लाख रुपए की कोई या 30 लाख रुपए की कोई बहुत महंगी कार खरीद लिया, दैट इज ऑल्सो एसेट बिकॉज ही हैज इन्वेस्टेड रुपीज 30 lakhs and by the way if he has sold it for 40 lakhs there is a capital gain of 10 lakhs. So this type of asset is not considered under this CGT criteria. हम बताएं कि कैपिटल गेन के कैलकुलेशन में इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेब्ट म्यूचुअल फंड, लिस्टेड शेयर, अनलिस्टेड शेयर, 5वां गोल्ड, 6वां रियल एस्टेट, लिस्टेड बॉन्ड्स,
zero coupon bonds, and other assets. These type of assets are for the consideration of long term capital gain or short term capital gain. अब हम देखेंगे कि किस टाइप से हम किसी एसेट के गेन को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहेंगे और किस टाइप के गेन को हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहेंगे। इसको हम इस चार्ट से समझने की कोशिश करेंगे। बहुत शॉर्ट है, मैं बताता हूँ। अब देखें यहाँ एसेट टाइप, होल्डिंग पीरियड। मैंने बताया शॉर्ट टर्म गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के दो फैक्टर हैं, व्हाट टाइप ऑफ एसेट एंड देयर होल्डिंग पीरियड। आप परचेजर ने उसको कितना दिनों तक होल्ड करके रखा एंड देयर आफ्टर सोल्ड। दिस अफेक्ट्स द कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट टर्म गेन एंड लॉन्ग टर्म गेन। एसेट में जैसे बताया मैं, लिस्टेड शेयर, अनलिस्टेड शेयर, इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेब्ट म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, गोल्ड, लिस्टेड बॉन्ड्स एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स। if one has listed share, unlisted share, equity mutual fund, if purchaser has sold within 1 year of purchasing, of holding of 1 year, this is called short term capital gain. And if there is a capital gain, it is called short term capital gain. And if listed share, unlisted share and equity mutual fund, purchaser has sold after 1 year and if gained some type of capital gain, it is called long term capital gain, LTCG. Debt mutual fund, if selling before 3 years, it will counted for some short term capital gain, and if sold for after 3 years, it will be called long term capital gain. Accordingly, real estate, land, building, whatever, any type of real estate, if you are selling before 2 years, purchaser has sold it before 2 years, and if there is any gain, it is called short term capital gain. And if purchaser has sold it after 2 years, and then the gain is called long term capital gain. Accordingly, gold, if the purchaser has sold it before 3 years and there is a gain, it is called short term capital gain, and if sold after 3 years, it will be called long term capital gain. Listed bond, if sold within 1 year, before 1 year, the gain is called STCG, short term capital gain. If it is sold after 1 year, it is called long term capital gain. Zero coupon bond, accordingly, sold before 1 year, it is called short term capital gain, and if after 1 year, it is called लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब तो मैंने ही बताया कि लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का डेफिनेशन किस टाइप का एसेट है, कितना दिनों तक होल्डिंग रखा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाया, कितने दिनों तक होल्डिंग रखा तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाया, इफ देयर इज एनी कैपिटल गेन। अब हम इस पर देखेंगे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो परचेजर को कितना टैक्स देना पड़ेगा, एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो परचेजर को या सेलर को कितना टैक्स देना पड़ेगा। लिस्टेड शेयर, अनलिस्टेड शेयर एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड के केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर 15% का कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। अब इसको हम 15% को थोड़ा समझ मान लें कि कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड मिस्टर एक्स हैज परचेज्ड इट 1 year before and within 1 year he has sold it and getting a capital gain of rupees say 80,000, एक साल के अंदर सेल कर दिया, अब 80,000 का उनको जो है कैपिटल गेन हो गया। He has to pay 15% of शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मीन्स 80,000 का 15%, 12,000 रुपया उनको टैक्स देना पड़ जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल की बात करूं, अगर वही म्यूचुअल फंड आफ्टर 1 year के बाद सेल होता है तो कोई टैक्स नहीं देना है अप टू 1 लाख तक कैपिटल गेन का। 1 लाख से ज़्यादा अगर कैपिटल गेन हुआ, देन
it will charge up to for 10%. 1 लाख से ऊपर के कैपिटल गेन पर द टैक्स इज एट द रेट ऑफ 10%. और ये शेयर लिस्टेड शेयर के केस में ये फार्मूला है, इक्विटी म्यूचुअल फंड के केस में ये फार्मूला है. ऑन लिस्टेड शेयर के केस में अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो 20% का टैक्सेशन होगा विथ इंडेक्सेशन. इंडेक्सेशन क्या है, इस पर हम आगे आएंगे. डेब्ट के केस में मैंने बताया डेब्ट म्यूचुअल फंड है, 3 इयर्स के बिफोर सेल हो गया तो टैक्सेबल है. कैसे टैक्सेबल है? वो टैक्सेबल है. रियल एस्टेट बिफोर 2 इयर्स सेल हो गया टैक्सेबल है. गोल्ड बिफोर 3 इयर्स सेल हो गया टैक्सेबल है. लिस्टेड बॉन्ड बिफोर 1 ईयर सेल हो गया टैक्सेबल है. जीरो कूपन बॉन्ड बिफोर 1 ईयर सेल हुआ टैक्सेबल है. टैक्सेबल का क्या सेंस है यहाँ? ये दिस इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में अगर उनको गेन हुआ दैट गेन इज टैक्सेबल. व्हाट टाइप ऑफ टैक्सेबल? दिस कैपिटल गेन हैज बीन एडेड टू देयर इनकम. This capital gain has been added to their income and that is taxed as per their income tax slab. Okay? यहाँ जितना भी उनको इनकम हुआ, say 1,80,000, 2 lakhs, whatever, that has been added to his income, their income, and that is taxed as per their tax slab. Right? Short, long term के केस में इन सारे केसेज में डेब्ट म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, गोल्ड में 20% का टैक्सेशन है. तो ये 20% इंडेक्सेशन के बेनिफिट के साथ 20% का टैक्सेशन. जीरो कूपन बॉन्ड के साथ भी वही है, 20% का टैक्सेशन है फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विद टैक्सेशन. तो हमने अभी देखा कैपिटल गेन क्या है, कैपिटल गेन टैक्स क्या है. When we are incurring any capital gain by selling of any capital asset, the gain is taxable and on that gain when we are paying tax that is called capital gain tax. तो कैपिटल गेन टैक्स दो प्रकार के, कैपिटल गेन दो प्रकार है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. और उस पर टैक्स का परसेंटेज आपने देखा कैसे है. इसके बाद हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन कैसे होता है. कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन किस टाइप का होता है? दो ही चीजें मार्केट होती है, परचेज प्राइस एंड सेल प्राइस. तो वहां पर काउंट करना पड़ता है टाइप ऑफ एसेट क्या है, परचेज प्राइस क्या थी उसकी, परचेज का एक्सपेंस क्या था, परचेज का डेट क्या था, इम्प्रूवमेंट का प्राइस क्या था, इम्प्रूवमेंट का डेट क्या था, सोल्ड का प्राइस क्या था और सोल्डिंग का एक्सपेंसेस क्या क्या, सोल्डिंग का डेट क्या था. दीज आर दी पॉइंट्स विच काउंट फॉर कैपिटल गेन. अभी जस्ट मैंने एग्जाम्पल से बताया कि कोई प्रॉपर्टी 10 लाख में परचेज की गई 5 साल पहले किसी सर्टेन डेट में, किसी सर्टेन फाइनेंशियल ईयर में, और 5-7 साल या 10 साल बाद सेल की गई किसी पर्टिकुलर डेट में, किसी फाइनेंशियल में ईयर में. तो वो सेलिंग प्राइस एंड परचेजिंग प्राइस, इफ देयर इज एनी एक्सपेंसेस, ये दोनों को माइनस करने के बाद जो डिफरेंस बनता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन. ये एक्सपेंस, ये कैलकुलेशन हुआ कैपिटल गेन का. और टाइप ऑफ कैपिटल गेन हमने बता दिया है, दो प्रकार के, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. अब मैं इस पर चर्चा करूंगा कि कैपिटल गेन तो होता है, किसी किसी केस में कैपिटल लॉस भी हो जाता है. When you have purchased a asset for an amount of which 15 lakhs, last before 5 years, 6 years, whatever, and after 5, 6, 10 years you have sold it and it has sold for 13 lakhs only. You have beared 2 lakhs rupees loss. This is called capital loss. अब ये कैपिटल लॉस जो होता है, इसमें एक्ट में ये प्रोविजन है कि इसको कैसे एडजस्ट किया जा सकता, एडजस्ट करने का भी प्रोविजन है. फर्ज करें कोई व्यक्ति ही हैज परचेज्ड कैपिटल एसेट एंड इनकर कैपिटल गेन नाउ. एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. 10,000 सिमुलटेनियसली ही हैज sold a capital, another capital, there he has gained a capital loss of rupees 6,000.
₹6,000 का लॉस हो गया, ₹10,000 का गेन हुआ. हाउ दिस विल बी एडजस्टेड? तो ₹10,000 का जो गेन है एंड 6,000 का रुपीज लॉस है, दैट हैज बी माइनस टू दी कैपिटल गेन. मतलब एक्चुअल गेन दैट विल बी ₹4,000. 10,000 का कैपिटल ए में गेन हुआ और 6,000 का कैपिटल बी में लॉस हुआ. तो एक्चुअल गेन कितना हुआ? दैट हैज बीन एडजस्टेड टू कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, दैट कम्स टू रुपीज ओनली 4,000 कैपिटल गेन, एंड नाउ ही हैज टू पे टैक्स ऑन ओनली रुपीज 4,000, नॉट ऑन 10,000. एक दूसरा एग्जाम्पल है. मिस्टर ए सेल ए asset and incur a profit of rupees 6,000, and he has also sold a asset of B and incur a loss of rupees 10,000. How this will be adjusted? There is a profit of rupees 6,000 in asset A and loss of rupees 10,000 in asset B. The actual loss that has been adjusted, 10 minus 6, that is actual loss is rupees 4,000. Here he has not to pay any capital gain tax. अब एक चीज इसमें और लॉ ने बड़ी सुविधा दे दी है कि when you are incurring loss, say for example 6,000, 5,000 और lakhs whatever, अगर उस साल में in the particular year you are not able to adjust, आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे उस लॉस को, कैपिटल लॉस को अगले साल के लिए, और उस साल अगर कोई कैपिटल गेन होता है दैट हैज बीन एडजस्टेड फ्रॉम दैट कैपिटल गेन. फर्ज करें उस साल भी वो एडजस्ट नहीं हुआ, इसी सर्कमस्टांसेस नहीं आई, नेक्स्ट ईयर दैट कैपिटल लॉस हैज बीन ट्रांसफर्ड फॉर द पर्पस ऑफ एडजस्टमेंट, और इत्फाक से उस साल भी कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस नहीं बना फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ योर लॉस, कैपिटल लॉस. This process, law has provided you a provision, this process can be carry forward up to 8 years, 8 financial years of आपके कैपिटल लॉस को एडजस्ट करने की सुविधा दी गई है. दिस इज वेरी गुड, दिस इज ब्यूटी ऑफ दी वट एवर वी कॉल दी एक्ट, कि आपके कैपिटल लॉस को एडजस्ट करने की इतनी सुविधाएं दे रखी है. तो दिस इज, अब इसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंडेक्सेशन क्या होता है. इंडेक्सेशन क्या होता है? इंडेक्सेशन इज ए प्रोसेस which increase the purchasing price of a asset to minimize the capital gain and thereby minimize the capital gain taxes. फर्ज करें मिस्टर ए हैज़ परचेज्ड ए लैंडेड प्रॉपर्टी फॉर रुपीज 10 lakhs इन फाइनेंशियल ईयर 10-11 एंड ही हैज़ सोल्ड इट फॉर रुपीज 25 lakhs इन फाइनेंशियल ईयर 17-18. Right? What is the gain? He has got a gain, a capital gain of 15 lakhs. And as per the law, he has to pay capital gain, long-term capital tax on capital gain of rupees 15 lakhs. But the income tax department has thought this is not proper to calculate the price of capital asset purchasing, which was purchased long before. So there is a provision of inflation. Inflation factor comes into effect, और इस इन्फ्लेशन के कारण परचेज प्राइस का उसको रिवाइज किया गया, और रिवाइज करने का ये हुआ वो इंडेक्स प्राइस के ऊपर में हुआ. CII जो होता है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स गवर्नमेंट डिसाइड करती है बेस ईयर का. कभी 1981 बेस हुआ करता था, अभी करंट में 2001 का इंडेक्सेशन का कॉस्ट इंडेक्स बेस है, और कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 2001 का बेस है. तो ये इंडेक्सेशन से क्या होता है, एक फॉर्मूला है
फॉर इंडेक्स प्राइस को निर्धारित करने के लिए द प्रॉपर्टी यू हैव परचेज्ड इन 2010-11 फॉर रुपीज 10 lakhs, actually by the calculation of index price it has become like this. On the formula of index price is equal to purchase price into CII, cost inflation index of sold financial year, divided by cost inflation index of purchase financial year. तो ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको गवर्नमेंट के लिस्ट में मिल जाएगी एज पर दी इफेक्ट 2017 के बजट में गवर्नमेंट ने कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स CII को लागू किया विच इज इफेक्टिव टिल नाउ, और उसके आधार पर CII 2001 के बेस ईयर के आधार पर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स और सोल्ड प्राइस, तो सोल्ड कब हुआ 2016-17 में, तो 2016-17 का इंडेक्स CII 272 है और CII फॉर 2010-11 में प्रॉपर्टी परचेज की गई थी 167 है। तो परचेज प्राइस 10 लाख इंटू 272 बाई 167 इट कम्स 18 lakhs, ऑलमोस्ट 18 lakhs आ गया। तो जो प्राइस एक्चुअली एसेट परचेज वाज इन 2010-11 फॉर रुपीज 10 lakhs, actually their index price has come to 18 lakhs. So now the fresh capital gain comes, sold price 25 lakhs minus purchase price 18 lakhs is equal to 7 lakhs. Now the purchaser had to pay tax on 7 lakhs in place of 15 lakhs previously. So there is a gain of benefit of indexation. और हमने देखा कि इंडेक्सेशन कैलकुलेशन कैसे होता है, इंडेक्सेशन क्या होता है, इसका लाभ देखा। अब इसमें कुछ प्रोविजन दिए गए हैं कि कैपिटल गेन एंड टैक्स एग्जेम्पशन के कुछ प्रोविजन भी है। कैपिटल गेन एंड टैक्स एग्जेम्पशन के कुछ फार्मूले हैं, और फार्मूला ऐसा है कि फर्ज करें कि आपने देखा कि लिस्टेड शेयर में 15%, अनलिस्टेड शेयर में 15%, इक्विटी म्यूचुअल फंड में 15% का टैक्स है। से फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन सोल्ड इन within 1 year after purchasing a mutual fund, equity mutual fund, and earned a capital gain of 75,000. Accordingly, he has to pay 15% on their capital gain. But by this exemption formula, ये प्रोविजन देता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसके 60 से नीचे सीनियर सिटीजन नहीं है and he has purchased an equity mutual fund and got a capital gain of 75,000 and actual his taxable income is 2 lakhs only after deduction and exemption. After deduction and exemption, his taxable income is only 2 lakhs. जबकि मिनिमम एग्जाम्पशन लिमिट टैक्स 2.5 लाख रुपया है, तो ये 50,000 से कम है। ये प्रोविज़न है, ये जो लॉस है 50,000 का एक्चुअली जो है ये उसके 75,000 जो कैपिटल गेन हुआ है उसमें से 50,000 कट जाएगा, तो हो गया 25,000। तो ये एग्जाम्पशन हो गया जो 75,000 रुपये पर उसको टैक्स देने की बात थी। चूँकि ये लॉ प्रोवाइड करता है एग्जाम करने के लिए, चूँकि उसका टोटल इनकम जो है आफ्टर ऑल एग्जाम्पशन एंड डिडक्शन 2 लाख है, मिनिमम लिमिट 2,50,000 है, तो इसलिए 50,000 का गैप उसके कैपिटल गेन से माइनस कर लिया जाएगा। 25,000 में नाउ ही हैज टू पे 15% ऑफ टैक्स। तो देखा आपने दोस्तों, ये है कैपिटल गेन एंड कैपिटल गेन टैक्स, हाउ द कैपिटल गेन कैलकुलेटेड, long term capital gain, short term capital gain, what are their interest rate, how it has been calculated, what is indexation, how index price is calculated for your benefit to reduce capital gain and accordingly
capital gain tax, and there is a provision also to reduce your capital gain and accordingly the exemption in tax, क्योंकि लास्ट एग्जाम्स से मैंने समझाया है। दोस्तों, आज इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक CGT, कैपिटल गेन टैक्स एंड कैपिटल गेन के ऊपर मैंने फिर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आपके पास एक तस्वीर रखी है। आपने हमारी वीडियो को समय दिया और मैं पुनः निवेदन करूंगा इस वीडियो को बार बार देखें, टू गेट ए रियल पिक्चर एंड टू गेट द बेनिफिट इन फ्यूचर। थैंक यू। पुनः याद दिलाऊं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।